ओके जी, तो सो फार हमने अपनी कल की क्लास में ये सीखा था कि ऐसे कौन से हालात वाक़यात होंगे जिसमें आपको कैम मिलेगा और आप कैम नहीं देंगे। जब दो एग्जाम्पल्स थी, उसकी एक लॉ रेगुलेशन आपको प्रिक्लूड करे कि आपने कैम नहीं देना, तो क्या कैम था? नहीं था, बट हमने उससे गुरेज किया और हमें क्योंकि लॉ एंड रेगुलेशन मना कर रहा था। अच्छा, फिर दूसरा केस ये था कि आपको लॉ एंड रेगुलेशन जो है वो मना नहीं कर रहा, पर वो आपका खुद का डिस्क्रिशन है कि आप उसको नहीं डिस्क्लोज कर रहे बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो अगर आपने बता दिया तो इट विल आउटवे द पब्लिक इंटरेस्ट बेनिफिट दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम गिविंग द की ऑर्डर्ड मैटर। तो मैंने आपको कहा था उस अंग्रेजी को थोड़ा सा आप हल्का फुल्का अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, आपको लिखने में काम आएगा कि बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन होती हैं कि उस कैम को देने से उसके फायदे के बजाय क्या हो जाएंगे? नुकसानात हो जाएंगे। पहले बताओ, कहानी समझ आती है? ये एक बेसिक बात हो गई। अच्छा, फिर हमने जब ये डिसाइड कर लिया कि कैम होता क्या है, कैम डिटरमाइन कैसे किया जाता है, और फिर की ऑर्डर्ड मैटर का बाकी सेक्शन ऑफ रिपोर्ट से क्या रिलेशन है, अगर ऊपर क्वालिफाइड, ऊपर एडवर्स या मटीरियल अनसर्टेनिटी आएगा तो मुझे की ऑर्डर्ड मैटर में ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। एग्रीड? चलें, पर हमने लिखना ऑल टुगेदर नहीं सीखा था, वो आज सीखते हैं। सबसे पहले देखो, वो ये कहता है कि आपने अपनी रिपोर्ट के अंदर एक सेपरेट सेक्शन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्रिएट करना है जिसकी हेडिंग होगी की ऑडिट मैटर। अच्छा, उसके बाद आपने बताना है कि वो मैटर आपकी नजर में की ऑडिट मैटर क्यों है। अच्छा, एक एक करके अगर मैं आपसे पूछूं कि सर आपने की ऑडिट मैटर देना है, तो आप बोलेंगे लिस्टेड कंपनी होगी, जनरल पर्पस फ्रेमवर्क पे हो, कंप्लीट सेट ऑफ एफएस होगा। ये चेक हो गया, आपने बोला आपको कैम मिला, आपने बोला कैम की हेडिंग डाल दी। सबसे पहले वो बोल रहा है कि कैम को डिफाइन करो। व्हाट इज कैम? वो बोल रहा है सबसे पहले कैम को डिफाइन करो कि कैम है क्या। अच्छा, वो डेफिनेशन है, की ऑडिट मैटर्स are those matters that in the auditor's professional judgment one of the most significant in audit of these matters are determined from the matters that has been communicated to those charged with governance। पहले बताओ, ये तो as it is याद करना है, बिल्कुल याद करना है, लिख लो के याद करना है, क्योंकि अगर वो आपको रिप्रोड्यूस करने को कहेगा तो आपके पास कुछ लिखने के लिए होना चाहिए। वो बोले की ऑडिट मैटर का सेक्शन मुझे ड्राफ्ट करके दे दो, तो उसमें पहले हेडिंग आएगी, फिर की ऑडिट मैटर की डेफिनेशन आएगी, तो दिखाया ना यहां पे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट इज कैम, और फिर बोल रहा है कि यहां पे लिखना डिफाइन करने के बाद कि जो ऑडिटर है इसके ऊपर कोई ओपिनियन प्रोवाइड नहीं कर रहा। देखो यहां पे लिखा हुआ है कि डिस्क्राइब करो कि ऑडिटर इसके ऊपर कोई अलग से ओपिनियन नहीं दे रहा, क्योंकि देखो ऐसा ना लगे कि जब मैं की ऑडिट मैटर दूं तो शेयर होल्डर ये समझे कि मैं इस पे कोई अलग से ओपिनियन दे रहा हूं। मेरा कोई अलग से ओपिनियन जो था वो एफएस पे था, वो एक ही बार दिया है। यहां पे आके मैं ये हरगिज नहीं ये इन्फर करा सकता कि ये भी एक सेपरेट ओपिनियन है। मैं क्लियर कर रहा हूं कि इस पे कोई अलग से ओपिनियन। अच्छा, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। आप बताएंगे आज कि एम्फेसिस ऑफ मैटर में क्या मैं ये लिखता हूं कि मैं अलग से ओपिनियन नहीं दे रहा, यानी जब मैं एम्फेसिस ऑफ मैटर देता हूं तो उसके ऊपर मैं लिखता हूं कि मैं अलग से ओपिनियन नहीं दे रहा, लिखता हूं। अच्छा सर, ये तो हमें पता ही नहीं था क्योंकि मैंने पढ़ाया ही नहीं था, क्योंकि एम्फेसिस ऑफ मैटर का चैप्टर मैंने नहीं कराया, हाई लेवल बताया है। तो कहने का मकसद ये है कि अब अभी आज की क्लास में कवर कराऊंगा कि एम्फेसिस ऑफ मैटर जब आप देते हैं उसमें भी ये बात लिखते हैं कि मेरा ओपिनियन इस मामले में मॉडिफाई नहीं है, यानी ओपिनियन अलग है। तो हम हर पैराग्राफ में, अलग पैराग्राफ में जो है ऑल टुगेदर ये क्लियर कर रहे हैं कि इसका ओपिनियन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये बात आपने याद रखनी है। जब मैं एम्फेसिस ऑफ मैटर अभी कराऊंगा उसमें मैं स्पेशली ये मेंशन करूंगा आपको कि वहां पे भी आप ईओएम दे के, एम्फेसिस ऑफ मैटर दे के नीचे लिखते हैं कि हमने इसके ऊपर कोई ओपिनियन नहीं दिया। सेम इज द केस विद की ऑडिट। अच्छा, और एक और चीज बताता हूं, तो मैं सुनिएगा। पता है एम्फेसिस ऑफ मैटर पे और की ऑडिट मैटर में मैं क्यों करता हूं? क्योंकि ये रिलेट करता है एफएस से।
और मैं ओपिनियन भी किस पे देता हूं, जबकि अदर मैटर पैरा जो है वो एफएस से रिलेटेड नहीं होता, वो ऑडिट, ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड होता है। तो उसमें आपको ये कहना ही नहीं होता चाहिए या जरूरी नहीं होता कि मैं इस पे कोई ओपिनियन देता। देखो ओपिनियन किस पे देता है, एफएस पे। मुझे लगता है आपको भी लगना चाहिए कि एम्फेसिस ऑफ मैटर जब मैं देता हूं वो मैटर रिलेट करता है एफएस से, वो भी यूजर के लिए फंडामेंटल। और मुझे लगता है कैम भी रिलेट करता है एफएस से और यूजर के लिए मोस्ट फंडामेंटल। बात समझ आ रही है? तो आप यहां पे क्लियर करो भाई कि ये जो एफएस के मामलात हैं, ये नहीं समझना कि मैं इसके ऊपर कोई अलग ओपिनियन दे रहा हूं, उस पर मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, मैं सिर्फ आपको आगाह कर रहा हूं। पहले बताओ बात समझ आ रही है? अच्छा वापस से रीड करते हैं। कोई आपको बोले की ऑडिट मैटर का सेक्शन अगर ड्राफ्ट करना है तो आप बोलोगे पहले हेडिंग आएगी, फिर बताओगे की ऑडिट मैटर होता, और फिर बोल रहा है डिस्क्राइब करो कि ऑडिटर डज नॉट प्रोवाइड अ सेपरेट ओपिनियन ऑन। अच्छा दीज मैटर्स क्यों कह रहा हूं, क्या में एक से ज्यादा हो सकते हैं? यस सर बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छा आप जरा ये देखिएगा, मैं इसको थोड़ा और जूम करूं। अच्छा अब की ऑडिट मैटर्स आर दोज मैटर्स दैट इन आर प्रोफेशनल जजमेंट, क्योंकि मैं एज अ ऑडिटर बात कर रहा हूं, सही है। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑडिट ऑफ अनकंसोलिडेटेड फाइनेंस, क्योंकि इस पे जो ये जो मैंने निकाला है ये ईएफयू कंपनी है उसके फाइनेंशियल से निकाला है। अच्छा ईएफयू जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, उसकी सब्सिडरी भी है। तो हमने दो ऑडिट किए थे, एक स्टैंड अलोन सेपरेट बुक्स, एक कंसोलिडेट। तो हमने ये जो रिपोर्ट दी है वो किसकी दी है, स्टैंड अलोन अनकंसोलिडेटेड, तो वो मैंने क्लियर किया। आगे सुनिएगा, दीज मैटर्स were addressed in the context of our audit of the unconsolidated affairs as a whole and in forming an opinion thereon, and we do not provide, लिखा हुआ है। यानी वो कह रहा है कि ये मैटर्स मुझे पता लगे जब मैं यूजुअल ऑडिट कर रहा था, मेरा इस पे कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं है। ये तो आपने कैम की शुरुआत की कि की ऑडिट मैटर होता क्या है और उसके ऊपर में कोई अलग से ओपिनियन नहीं दे रहा। अच्छा फिर आप एक लाइन लिखते हैं, फॉलोइंग आर द की ऑडिट मैटर्स, फॉलोइंग आर द, या वी हैव डिटरमाइंड फॉलोइंग मैटर्स टू बी द। अच्छा आप यहां पे रुक के, ऑनलाइन वालों यहां तक साथ रहना, एक एक करके सुनना है तुम लोगों ने। अगर ऊपर क्वालिफाइड है तो फिर मैं शुरू करूंगा, एक्सेप्ट फॉर द मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन। अच्छा एक्सेप्ट फॉर लिखूंगा या इन एडिशन? दूसरा कोई कैम है, एक्सेप्ट तो तब लिखते हैं जब कोई और कैम ना हो, बस ये याद रखना। वापस देखो अभी हम थीम सीख रहे हैं कि कैम की ड्राफ्टिंग कैसे होती है, तो हमें बड़ा मोहतात होके, क्योंकि एग्जामिनर का दिमाग घूमे, वो आपको लिख के दे दे, एक सिचुएशन दे, उसमें एक्सेप्ट फॉर लिखा हो जबकि कैम हो दूसरा, तो एक्सेप्ट फॉर नहीं आता। एक्सेप्ट फॉर का मतलब ये होता है कि उसके अलावा कोई कैम नहीं है, याद आ रहा है, उसके अलावा कोई कैम। हमें तो मुझे लगता है यहां से शुरू करना चाहिए, इन एडिशन टू द मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर वी डिटरमाइन फॉलोइंग मैटर्स टू बी द की ऑडिट मैटर्स। अच्छा अगर ऊपर क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, कोई मटीरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, तो हम सिंपल लिखेंगे वी डिटरमाइन फॉलोइंग मैटर्स टू बी द। इन एडिशन क्यों नहीं लिख रहे, ऊपर कुछ नहीं है। एक्सेप्ट फॉर क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि आप कह रहे हो कि एक्सेप्ट फॉर, क्या एक्सेप्ट फॉर तो तब आता है जब मैं कहूं जो मॉडिफिकेशन ऊपर हुई है उसके अलावा कोई ऐसा गमगीन मसला नहीं है। एक्सेप्ट फॉर से तब आएगा जब आप कह रहे हैं मैं कैम नहीं दे रहा या आपको कैम मिला नहीं है। एग्रीड? तो हमने जरा उसकी थीम लाइन सेट की है वापस से, कैम की हेडिंग, दूसरा कैम की डेफिनेशन, और ये डिस्क्रिप्शन के ये हमने सेपरेट ओपिनियन नहीं दिया। अब आपने यहां से सोचना शुरू करना है, जो कि सिचुएशन टू सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अभी तो बताइए कि सेपरेट ओपिनियन मैं इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मैं कह रहा हूं मैंने पूरे एफएस का ऑडिट किया, उसके अंदर मुझे रेवेन्यू पे सिग्निफिकेंट रिस्क दिखा, मैंने उस पर बहुत काम किया। मुझे इम्पेयरमेंट पे सिग्निफिकेंट रिस्क दिखा, मैंने उस पर बहुत ज्यादा काम किया। मैं अपने शेयर होल्डर को बताऊंगा कि ये मैटर मेरे लिए की ऑडिट मैटर है। मैं शेयर होल्डर को ये बता रहा हूं कि इस मैटर पे ये नहीं समझना कि मैंने कोई अलग ओपिनियन दिया है, ओपिनियन पूरे एफएस पे दे चुका हूं ऊपर, तो अपनी एक्सपेक्टेशन ये नहीं रखना कि मैंने इसके ऊपर
कोई अलग ओपिनियन दिया, वो क्लियर कर रहा हूं, अपनी जिम्मेदारी क्लियर कर रहा हूं कि मैंने इसके ऊपर कोई और ओपिनियन नहीं दिया। एग्रीड? तो वो कह रहा है लिखो, एक्सपेक्टेशन दूर करो उसकी, वो नहीं समझे कि इस पर अलग ओपिनियन दे रहा है। भाई क्या अलग ओपिनियन दे रहे हो, या ओपिनियन इज ऑन द एफएस, वो एफएस के ऊपर ही रहेगा। तभी मैं क्लियर कर रहा हूं क्योंकि ये मामला भी एफएस से रिलेट कर रहा है, क्योंकि हो सकता है शेयर होल्डर ये समझे कि भाई की ऑडिट मैटर है, ऑडिटर ने इस पर अलग से काम किया। भाई अलग से काम नहीं किया यार, खुदा के वास्ते ज्यादा काम किया है। तभी आपको बता रहा हूं क्योंकि मेरे लिए ये मोस्ट सिग्निफिकेंट था, तो आपकी नजर में भी मोस्ट सिग्निफिकेंट होना चाहिए। पर अगेन क्या इस पे अलग ओपिनियन दिया है या ओवरऑल ऑडिट किया था? दिखावा भी है ना। हम कह रहे हैं दीज मैटर्स वर एड्रेस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये मैटर मैं जब ऑडिट कर रहा था उस दौरान मुझे पता लगा, मैंने इस पे कोई अलग ओपिनियन, मानी ऐसा नहीं समझना कि मुझे इसको ऑडिट करने के लिए अलग से रखा गया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो क्लियर कर रहा हूं कि कल को वो बोले भाई तुमने इस पे ओपिनियन क्यों नहीं दिया, हम बोल रहे हैं कि भाई हम इस पे ओपिनियन देते ही नहीं है। हम तो देते ओपिनियन किस पे, पूरे एफएस पे। अगर इस पे कोई भंड होता तो ये यहां आता या वहीं जाता, वहीं जाता, वो बात कर रहा हूं मैं। क्लियर है? चलें सर, एक्सेप्ट फॉर मॉडिफाइड अब भी आएगा, अभी करते हैं ना। अब मैं सिचुएशन फेंकूंगा, सवाल आपसे पूछूंगा, बीच में नहीं बोलना, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। सही है? ऑनलाइन वालों आप बता सकते हैं। चलें शुरू करते हैं प्रोग्राम। मैंने ये कहा पहला, यार ये भी कोई आया ना खींच लियो उसको अंदर, कोई भी आया ना रूम में, अल्लाह की कसम है, पर बंदी हो तो नहीं, खींच लेना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ लिटरली। ये इनकी ये मस्ती खत्म कर झांकने वाली, इधर पता नहीं क्या मसला है यार। अच्छा खैर, एनीवेज वापस कंट्रोल इधर सुने। मैंने ये कहा अगर मैं कहूँ कि ऊपर हमने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है, सही है जानी तू बताएगा ऊपर क्वालिफाइड ओपिनियन है, एग्रीड। कैम की हेडिंग आएगी, आएगी। कैम की डेफिनेशन आएगी, चलो सही है, प्लीज इसको बोलने दो, ये कह रहे हैं आएगी। अच्छा तीसरी चीज ये बताओगे कि इस पे हमने सेपरेट ओपिनियन नहीं दिया, बताएंगे, सही है। चलो इसके आगे क्या लिखोगे, इन एडिशन। पर अगर मैं कहूं इसके अलावा कोई और कैम नहीं है, नहीं, एक मिनट क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट फॉर द मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन basis for qualified opinion section we have determined there are no other key audit matter। agreed? पक्की बात है, ऐसे लिंक करना है। चलो वापस से दूसरा चांस, मैंने कहा मुझे बाकी कैम मिले हुए हैं, तो आप क्या लिखते हैं, बाकी कैम है मेरे पास और ऊपर मटीरियल अनसर्टेनिटी है। इन एडिशन टू द मैटर डिस्क्राइब्ड इन वी हैव डिटरमाइंड द following key audit matters to be the key audit matters, following matters to be the key audit matters। पहले बताओ अब लिंकेज समझ आ रही है, कब इन एडिशन, कब एक्सेप्ट फॉर, ये सारी बातें। अच्छा अब जानिए ऊपर डिस्क्लेमर है, कैम आएगा ही नहीं, ये बोलने कटा दो पक्का। अच्छा तो ऊपर डिस्क्लेमर है फिर भी नहीं, अच्छा कोई और कैम, मेरा बहुत ध्यान भी लगा था उस पर। भाई आप कह रहे हो आपको कुछ मिला ही नहीं है, तो आप इसलिए कैम ही, वेरी गुड। अच्छा अब यस, तो बेसिस फॉर डिस्क्लेमर में आपने जब बता दिया कि यही था, तो उसके अलावा आपको कुछ बताने की नीड नहीं। पर्टिकुलर जगह भी परवेजिव थी या परवेजिव थी, दैट मीन्स कि वो पूरे एफएस को खा जाएगी। तो आप क्या नीचे लिख सकते हो बाकी सही था, सवाल है। तो यही बात तो है कि नीचे नहीं लिख सकते कि बाकी सही था। तो इसीलिए हम कहते हैं डिस्क्लेमर के केस में कैम देना पाप है, सही है, कैम कभी भी नहीं है, कनेक्टेड रहना है ऐसे ही। अच्छा बिल्कुल इधर सुनना। अब हम आगे गए, हमने कहा कि भाई जब अब आपने ये लिख दिया कि भाई फॉलोइंग की ऑडिट मैटर्स हैं या इन एडिशन की ऑडिट मैटर हैं, ये दो बातों के आगे जा रहे हैं। अच्छा अब आगे मैं कब बढ़ूंगा, जब मैं ये कह रहा हूं कि मजीद की ऑडिट मैटर हैं, या तो क्वालिफाइड के अलावा या मटीरियल अनसर्टेनिटी के अलावा, या तो ऊपर दोनों नहीं है फिर भी कैम हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं उन केसेस की जिसमें आपने ऑल टुगेदर ये डिसाइड किया कि बाकी की ऑडिट मैटर आपके इदारे में एग्जिस्ट करते हैं। आगे बात ही तभी जाएगी ना कि आप ये कह रहे हैं कि की ऑडिट मैटर बकाया एग्जिस्ट करते हैं, तो अब आप आगे जा रहे हैं। अच्छा अब आगे सुनिएगा,
सर हैव ओपिनियन अनमॉडिफाइड हो तो कैसे लिखना है? अगर अनमॉडिफाइड ओपिनियन तो मास हो तो हमने पहले ही डिस्कस किया ना, वी हैव डिटरमाइंड फॉलोइंग मैटर्स टू बी द, ना इन एडिशन आएगा ना एक्सेप्ट फॉर आएगा, सिर्फ आएगा वी हैव डिटरमाइंड फॉलोइंग मैटर्स टू बी द, सिंपल कि हमने ये की ऑर्डर्ड मैटर ढूंढे हैं जो हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, अब जब आपने फॉलोइंग की ऑर्डर्ड मैटर्स लिखा, या इन एडिशन करके लिखो या फॉलोइंग मैटर्स लिखो। इन एडिशन कब आएगा? जब ऊपर कोई मामला है। अगर ऊपर कोई मामला नहीं तो सिंपल वी हैव डिटरमाइंड ये की ऑर्डर्ड मैटर। एग्रीड? अब आगे सुनो। फिर आपने बोला सबसे पहले आप एक हेडिंग डालें, सब हेडिंग। अच्छा, सब हेडिंग क्या होती है जरा ये सुनिएगा, एक मिनट, इसको थोड़ा सा हम सही करें। अच्छा, मैंने कहा अगर मुझे पहला की ऑर्डर्ड मैटर मिला और मैं की ऑर्डर्ड मैटर में हेडिंग डाल दूं इम्पेयरमेंट ऑफ पीपी, ये हो गई सब हेडिंग। अगर रेवेन्यू पे मैंने बहुत ज्यादा काम किया है, जहां पे सिग्निफिकेंट रिस्क था, तो मैं बोलूंगा रेवेन्यू रिकॉग्निशन। हेडिंग का एक तस्करा आ जाएगा कि भाई बताएं लोगों को कि मैं की ऑर्डर्ड मैटर में मैटर है क्या। एग्रीड? अच्छा, अब मैं पहले लिखूंगा और फिर उसको अंग्रेजी से लिंक करूंगा। अच्छा, हम जब लिखते हैं तो वो सबसे पहले बोलता है ये बताओ व्हाई इट इज अ कैम। ये बताओ अपने शेयर होल्डर को कि ये की ऑर्डर्ड मैटर। अच्छा, आपके एग्जामिनेशन में ऐसा सवाल नहीं आया कि जिसमें वो लिखवाए कि एक सिचुएशन दे और बोले कैम ड्राफ्ट करके दो, कि कैम का पैरा लिख के दो। अच्छा, ये तो अभी तुमने देख लिया कि ये तो आया कि कैम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए सिचुएशन में, कि गवर्नेंस को कम्युनिकेट हुआ है, सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन लगी है, वो सारी चीजें। पर अगर मैं ये कहूं तुमसे कि वो बोले कि भाई ये सिचुएशन है 3 और इन तीनों सिचुएशन पे कैम लिख के दो, तो वहां प्रोग्राम खराब हो गया। उसने बोल दिया कैम मैम है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, लिख के दे दो, तो तुम वहां तक तो सेफ हो कि डेफिनेशन चीप दोगे, ऐसा ही है। और हम इस पे कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं दे रहे, ये भी चेप दोगे। अच्छा, इन एडिशन एक्सेप्ट फॉर, ये भी तुम्हें पता है। अच्छा, एक्सेप्ट फॉर आ नहीं सकता क्योंकि आप कह रहे हो कि आप है, और या तो इन एडिशन आएगा या तो वी हैव डिटरमाइंड फॉलोइंग मैटर्स। एग्रीड? यहां तक प्रिंसिपली 7 होने चाहिए। अब मसला आएगा ये जिसके मार्क्स हैं। एग्रीड? वो बोल रहा है, अच्छा वो ये भी कह सकता है कि डोंट रिप्रोड्यूस द डेफिनेशन। वो बोलो चलो भाई जो आता था वही गायब हो गया, सही है। तो अब कहने का मतलब ये है कि आपने अब अपना दिमाग लगाना। और अगेन, जैसे मैं आपकी हेल्प करता हूं यूजुअली कि मैं आपको लिखने का सलीका, सोचने का तरीका दूंगा, ये कॉन्सेप्ट आप अगर हर जगह लगाएंगे तो फायदा होगा। और अब इसी थीम पे कैम लिखेंगे तो वो आप ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, पहले तो अपना दिमाग लगाओ। हम यहां पे कह रहे हैं व्हाई इट इज अ कैम। पहले आपने बता दिया कि कैम है क्या, इम्पेयरमेंट ऑफ पीपी। एग्रीड? अब आपने बताना है कि इम्पेयरमेंट ऑफ पीपी आपके लिए कैम क्यों है। देखो यूं, या तो इसमें हाई रिस्क होगा या सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स और जजमेंट्स होंगे। तो अगर हम वैसे लिखने की कोशिश करें तो मैं अगर यहां पे लिखूं सिंपल, एज डिस्क्लोज्ड इन नोट 29 of the financial statements which describes the impairment testing of property, plant and equipment। अच्छा, अब मैंने क्या कहा, क्योंकि मुझे पता है जब भी इंपेयरमेंट होती है तो उसका डिस्क्लोजर IAS 36 के हिसाब से आता है। तो मैंने बोला, मैंने अज्यूम किया कि एज डिस्क्लोज इन नोट 29 ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच डिस्क्राइब द इम्पेयरमेंट टेस्टिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। इम्पेयरमेंट टेस्टिंग इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट estimates and judgments. As a result,
वी हैव डिटरमाइंड दिस मैटर टू बी अ की ऑर्डर्ड मैटर। भाई हो गई ड्राफ्टिंग सिंपल। आपने सिंपल देखो क्या किया, आपने बोला एज डिस्क्लोज इन नोड एक्स वाई जी, जो कि बता रहा है कि इंपेयरमेंट टेस्टिंग हुई है। इंपेयरमेंट टेस्टिंग इन्वॉल्व करती है सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स और जजमेंट्स। एज अ रिजल्ट हमने इसको की ऑर्डर्ड मैटर डिटरमाइन किया। अच्छा उसको ये कैसे पता कि की ऑर्डर्ड मैटर होता क्या है, जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट है, वो कैसे पता? ऊपर बता क्या है? यस तो अब हम उसको ये बता रहे हैं कि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट इसलिए था कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स और जजमेंट्स हैं। तो पहले बताओ पूरी थीम समझ आती है? पहले उसको ऊपर डिफाइन कर दिया कि भाई ये की ऑडिट मैटर होता है, जिसमें जो ऑडिटर की सिग्निफिकेंट अटेंशन दरकार करता है। और हम ये कह रहे हैं कि हमारी सिग्निफिकेंट अटेंशन इसने क्यों दरकार की है? क्योंकि इसमें हाई एस्टिमेट्स और अच्छा अब ये हो गई एक बात। अच्छा मैं कहूं कि एक जगह फ्लड आया और बैंक है और वहां पे इतने सारे एडवांसेस हैं और तुम्हें वहां पे रिस्क है कि तुम ऑल टुगेदर उसको एक एक को वेरीफाई करोगे, उसकी प्रोविजनिंग देखोगे, तो क्या एक सिग्निफिकेंट रिस्क आ गया? अच्छा तो हम इस पे लिख सकते हैं कि एज एडवांसेस, लिखना नहीं ये सिर्फ तुम्हें सोचने का तरीका दे रहा हूं। एज एडवांसेस रिप्रेजेंट्स द मेजर पोर्शन ऑफ द बैलेंस शीट। वो आ रहा है मटीरियल, वहीं से उठा के टाके बिठा के पहुंचाना है वहां तक। यही मैं भी यही करता हूं प्रैक्टिकल लाइफ में। तो हो क्या यार, जो डिफाइन किया हुआ है उसी के ऊपर आ रहा है ना। एज एडवांसेस रिप्रेजेंट्स द मेजर पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड देयर इज अ हाई रिस्क, देयर इज अ हाई रिस्क या सिग्निफिकेंट रिस्क in valuation of provision for bad debts. We have determined following matter या this matter to be a key audit matter. सुकून से समझाओ, बोलो इस वजह से सिग्निफिकेंट रिस्क है और मैं इसको क्या मान रहा हूं? की ऑडिट मैटर। तो क्या ये बात समझ आ रही है? तो हमने सिंपल कहा ना यार, जो मेरी एग्जांपल है उसको लिखना सीख लो। तो हमने कहा यहां पे लिख लेते हैं दूसरा भी, एज एडवांसेस रिप्रेजेंट्स significant portion of the financial statements and हाँ भाई इसके आगे तुम बताओगे एंड के आगे क्या लिखें? वेरी गुड। देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क इन वैल्यूएशन ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। हाँ भाई यही है। वी हैव डिटरमाइंड दिस मैटर टू बी अ की ऑडिट मैटर। हाँ भाई क्या मुश्किल है लिखना? या सर खाली स्ट्रेटेजिकली लिखना है? अच्छा स्ट्रेटेजिकली लिखना है, वो भी प्रॉपर ड्राफ्टिंग के साथ उन्हीं एलिमेंट्स को लिंक करके। यानी देखो भाई, अगर आपको किसी चीज को कैम बनाना है ना, ये उसी किसी चीज में फिट हो रहा होगा। अच्छा अगर मर्जर होता तो कैम होता, और आपने अगर काम ज्यादा किया है, तो मैं आप लोगों को 2 मिनट दे रहा हूं। नहीं तो अच्छा देखो, ऑडिट अटेंशन वाली बात आप रिपीट करोगे तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा फजूल हो जाएगा। ऊपर बता चुके हैं हाँ या नहीं भाई? ऊपर डिफाइन कर चुके हो ना। तो मेरे ख्याल से अभी हम सिर्फ ये बता दें कि मेरे लिए की ऑडिट मैटर क्यों है, या तो सिग्निफिकेंट रिस्क है, हाई एस्टिमेट्स और जजमेंट्स हैं। तो हम बात से इधर हो गए थे, मैंने दिए थे 2 मिनट। 2 मिनट का मतलब यह है कि मर्जर हुआ है, इसको आप की ऑडिट मैटर में कैसे लिखेंगे जरा प्लीज ये बता दें, आपकी मेहरबानी होगी जल्दी से। पहला आ जाएगा नहीं, दूसरे वाले में कहा था? डिस्क्लोज नहीं था ना। अच्छा देखो ऑनलाइन वालों ये बताओ, जैसे इन्होंने सही सवाल किया कि सर अगर डिस्क्लोज नहीं है तो डिस्क्लोजर का रेफरेंस भी नहीं आएगा। तो दूसरे केस के अंदर मैंने कोई दिया है या सीधी सीधी बात की है? पर रिलेट एफएस से करता है क्योंकि एडवांसेस एफएस में आ रहे होंगे। एग्रीड? चलें। अच्छा पहले बताओ इसकी हेडिंग आएगी एडवांसेस वाले की? क्या हेडिंग क्या डालें? वेरी गुड, प्रोविजन फॉर।
पूरा लिख के बताएं कि कैसे लिखेंगे। अच्छा, इसमें लिख भी सकते हो कि डिस्क्लोज इन, तो वो मतलब डिस्क्लोजर भी आता है। अच्छा, अलीना ने लिखा है सिंस देयर सीम्स टू बी। अगर सीम्स टू बी लिखोगे ना तो शेयर होल्डर बोलेगा ये तो खुद ही कंफ्यूज है भाई, लग रहा है या लग चुका, तो ये लग चुका लिखना है। यहां पे लग रहा है वो तो रिस्क हो गया। अली ने लिखा है मर्जिंग ऑफ द कंपनी इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट रिस्क एंड जजमेंट। जजमेंट्स क्यों? चलो हेल्प तो नहीं कर रहा, लिखो फिर बात करते हैं। मेरे ख्याल से तुम यूं भी शुरू कर सकते हो, एज डिस्क्लोज इन नोट XYZ ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सही है, ये लिखा यहां से। चलो अगर हम यहां से शुरू करें कि एज डिस्क्लोज इन नोट XYZ या नोट 29 या 24 ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज मर्ज्ड द अनदर कंपनी ऑन XYZ डेट। असम्पशन है ना। अच्छा, इट इज कंसिडर्ड टू बी अ सिग्निफिकेंट इवेंट and it considered भी लिखो it is a significant event leading to significant risk of data transfer, leading to significant risk of, as a result we have determined this matter to be a, पहले सिचुएशन बनाओ ना कि भाई ये एक मर्जर है, ये एक सिग्निफिकेंट इवेंट है, इसके नतीजे में सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ डेटा ट्रांसफर है। एज अ रिजल्ट मैं इस मैटर को की ऑडिट मैटर समझता हूं। क्या जो बोला वो मर्जर, जो मर्जर की बात हो रही है। अच्छा, हम यहां पे लिख रहे हैं बात एक ही है। अच्छा, तो हम कहेंगे as disclosed in note 28 of the financial statements which describes the merger of a company during the year with effect from 21st August। अच्छा, ये तो हमने सिर्फ ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना ली कि विच डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ मर्जर ड्यूरिंग द ईयर। सही है। हाँ भाई, आगे क्या लिखेंगे? नहीं, अबे सारे पेल रहे हो एक एक करके। हाँ जी, चल तू बता। इन डेटा ट्रांसफर, वेरी गुड। दिस इन्वॉल्व्स significant risk in transfer of data। तो बेटा एसेट ट्रांसफर होंगे तो वो डेटा ही है ना। अबे एसेट को उठा के क्या बैलेंस शीट पे रखूंगा या डेटा को? सही है, डेटा को रखूंगा ना। ऑडिट तो मैं कर ही रहा हूं। सही है, तो हम बात कर रहे हैं डेटा ट्रांसफर की। ये भी सही है, ट्रांसफर ऑफ करेक्ट डेटा कह लो, ट्रांसफर ऑफ डेटा कह लो, बात एक ही है। सही है। अच्छा, तुम कुछ कह रहे थे? ट्रांसफर ऑफ मिसिंग डेटा अंग्रेजी नहीं बनती। ट्रांसफर ऑफ मिसिंग डेटा तुम बोल रहे हो कि मिसिंग डेटा वहां जा रहा है। नहीं, आप अगर इस चीज को ऑप्ट कर लेना कि रिस्क ऑफ इनकरेक्ट ट्रांसफर ऑफ डेटा, तो मेरे ख्याल से ज्यादा सही है। सही है।
तो हमने यहां पे क्या लिखा, वापस से रीड करते हैं, एज डिस्क्लोज इन गोइंग कंसर्न पे दे सकते हैं ना सर? क्या हो गया भाईजान? इधर वो चरस लगा के बैठा हुआ अपनी, इधर सुनो, इधर प्लीज। अच्छा वापस से प्लीज इधर जानी। एज डिस्क्लोज इन नोट 28 of the financial statement which describe the merger of a company during the year with effect from 21st August. This involves significant risk in transfer of. As a result, we consider this matter to be a key audit matter. तो पहले बताओ जानी, बात समझ आती है? तो देखो यार, ऐसे मैं तुम्हें कितनी ही सिचुएशन लिखा दूंगा, वो कहीं एक जगह क्लोज नहीं हो सकती। आपने अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ करनी है प्रैक्टिस, कि आपको सिचुएशन दी जाए और आप लिखने का सलीका सीखें। देखो अगेन, या तो सिग्निफिकेंट रिस्क की वजह से वो आपका कैम बना होगा, या तो हाई रिस्क एंड एस्टिमेट्स होंगे, जजमेंट्स होंगे तो बना होगा, या तो सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन हुआ होगा। अच्छा, अगर मैं कहूं कि भाई अगर मेरी कॉम्प्लेक्स रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं, तो वो भी हो सकता है। उसके अंदर क्या छुपा होता है? एस्टिमेट्स, जजमेंट, सिग्निफिकेंट रिस्क, सिग्निफिकेंट रिस्क। तो अगेन एक सिचुएशन बना के उसको लिंक करना होगा। सिर्फ तुम्हें यहां तक बात पहुंचानी है कि क्या ये चीज जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ये की ऑडिट मैटर क्यों है, व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी अ की ऑडिट मैटर। पहले बताओ ये कहानी समझ आती है? तो आपने करना यह है कि आपने एक एक की सब हेडिंग डालनी है और उसके लिए ये बताना है कि आपको ये मैटर की ऑडिट मैटर क्यों लगता है। पहले बताओ, लॉजिकली बात समझ आती है? दिस इज हाउ वी यूजुअली ड्राफ्ट इन द प्रैक्टिकल लाइफ एज वेल। यही पैरामीटर्स पे होता है। मैं अभी तुम्हें रीड भी करवाता हूं। चलें सर, इसमें ये लिख सकते हैं कि इट रिक्वायर सिग्निफिकेंट ऑडिट अटेंशन। जानी ये आप ऊपर बता चुके हो, बार बार बताओगे नहीं। डेफिनेशन बताने का मकसद क्या था? कि उसको पता लग जाए कि की ऑडिट मैटर होता क्या है। तो वो जब हो चुका तो हो चुका। अच्छा, शहीद शाह अफरीदी कह रहे हैं कि भाई एज द मर्जर ऑफ द एंटिटी इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन टू असेच ईच लाइन आइटम। देखो अगेन, आप बता रहे हो सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन, तो वो बोलेगा भाई शेयर होल्डर तेरी अटेंशन लगी तो मैं क्या करूं? भाई सही बात है ना यार। वो बोलेगा आप लिख के दे रहे हो कि आप कैम दे रहे हो और ये कह रहे हो मेरी अटेंशन लगी, तो बोलेगा मैं क्या करूं? तो उसको बोलो रिस्क केस में। तो ज्यादा एप्रोप्रिएट क्या है? रिस्क बताना, ताकि शेयर होल्डर बोले हाँ यार ये रिस्क है। और सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन देनी है, वो ऊपर ऑलरेडी डेफिनेशन के जरिए मैं मोस्ट सिग्निफिकेंट का बता चुका हूं। एग्रीड? तो वो ऊपर बात हो चुकी है, तो यहां पे रिपीट नहीं करना मैंने जो अभी डिस्कस किया। अली मोहम्मद इमरान वली वाला, अच्छा भाई ये हाँ या ना में जवाब देना इधर प्लीज। As disclosed in note 24 of the FS, during the year company ABC got merged with the company XYZ, which was a significant event that occurred during the current period, which is significant to user understanding of FS and इनको तुम भंड मार दिया यहाँ पे, फिर भंड मार दिया। डेफिनेशन रिप्रोड्यूस, आपने ऑडिट पैरामीटर्स बताने हैं। जैसे मैंने अभी लिख दिया तो बस इसको फॉलो करो ना। क्या डिस्क्लोज इन नोट XYZ विच डिस्क्राइब, जो बता रही है कि मर्जर हुआ है, और फिर मर्जर में सिग्निफिकेंट रिस्क होता है ट्रांसफर ऑफ डेटा का, इसलिए हम इसको क्या मानते हैं। अच्छा, अब शेयर होल्डर बैठा होगा एजीएम में, वो बोलेगा भाई भाईजान ये बताओ हमारे पैसे से दूसरी कंपनी खरीद के मर्ज कर रहे हो, डेटा सही आया? अच्छा, शेयर होल्डर को कैसे पता लगेगा ये सिग्निफिकेंट रिस्क था? एफएस से नहीं, हमने बताया, वरना उसको क्या ही परवाह थी, वो तो ऑडिटर रखा है ना उसने। तो हम उसको मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर पे आगाही दे रहे हैं। फिर वो इसके आगे कहता है, सुनना बात से बात निकलेगी, इसके आगे वो कहता है कि भाई सिग्निफिकेंट ऑडिट एफर्ट ऑफ ट्रांसफर डेटा लिख सकते हैं। जानी जो लिख सकते हैं वो मैंने लिख दिया है, आप अपनी होशियारी पे क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई सिग्निफिकेंट ऑडिट अटेंशन इन ऑडिटिंग द ट्रांसफर ऑफ डेटा पे। भाई बोल रहा हूं जब सिग्निफिकेंट रिस्क तो फिर मतलब सिग्निफिकेंट रिस्क। मैंने इतना क्लियरली बता दिया है कि अपनी अंग्रेजी लाओगे आप मुश्किल में आ जाओगे। मैं आपको कह रहा हूं जो आयजा की वर्डिंग है उसी को उठा के, मैंने उससे हट के कोई बात की है? मैं सिर्फ सिग्निफिकेंट रिस्क से कनेक्ट कर रहा हूं, मैं हाई रिस्क एंड एस्टिमेट्स और जजमेंट से कनेक्ट कर रहा हूं, मैं इवेंट और ट्रांजैक्शन से कनेक्ट कर रहा हूं। इसके बाहर आपको जाने को कौन कह रहा है? वहीं से लिंक करो। या तो सिग्निफिकेंट रिस्क की वजह से कैम होगा, या हाई एस्टिमेट्स और जजमेंट की वजह से कैम होगा, या सिग्निफिकेंट इवेंट और
ट्रांजैक्शन की वजह से कैम होगा, और वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा मटेरियल पोर्शन ऑफ एफएस। तो जब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि वहीं से उठा के लिखो, तो अपनी अंग्रेजी बिला वजह लाओगे, फंसोगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी आयजा से ड्रिवन चीजें निकालनी होती हैं। आयजा मुझे कह रहा है सिग्निफिकेंट रिस्क को तो कैम हो सकता है, तो भाई तुमने डिटरमाइन कर लिया ना, तो उसको भी यही बताओ ना कि मेरा सिग्निफिकेंट रिस्क है, इसलिए मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं, कैम। खत्म, बात समझ आती है? चलें जी, ऑनलाइन वालों बात समझ आती है? प्लीज ये इसको, इस बात का जरा ख्याल रखो, जब बता रहा हूं कि आयजा से पिक करना है तो मतलब आयजा से पिक करना है, यानी बुक से पिक करना। बुक तुम्हारे पास होगी नहीं, तो मैं तुम्हें 3 बार लिखना सिखाया, तीनों केसेस के अंदर अलग अलग के ये पिक करने की सिचुएशन है। एग्रीड? चलें, ओके, अब आगे। सर जी कंपनी में पीपी की वैल्यू ही बहुत इमटेरियल है, तो चसी तुम्हारा फोकस हुआ होगा। अच्छा देखो, पीपी की वैल्यू इमटेरियल है तो तुम्हें टेंशन होगी वो इंपेयर हो गया होगा, हाँ, या तुम्हें इंपेयरमेंट की भी टेंशन नहीं होगी। पूरी कंपनी में एक एसी लगा हुआ है, खराब हो गया, इंपेयर हो गया, ऐसा ही है। ओ भाई, फुल उसके कैश फ्लो ड्राफ्ट कर रहे हो बैठ के, एक बंदा बुलाया अलग से, सही है? तो यार नहीं है ना, जानी ये बात तो हम कर चुके हैं पहले। आई थिंक किसी ने सवाल भी किया था फजूल ऐसा, नहीं तो वो यही कह रहा है भाई, वो कह रहा है कि इमटेरियल एसेट है तो आपने ये बदतमीजी करनी है कैम की। अच्छा, कैम पे आते ही कब है? जब मटेरियल हो मोस्ट सिग्निफिकेंट हो। जब इमटेरियल खुद कह रहे हो तो ये बात ही शुरू। अच्छा, सैयद अली अली कह रहे हैं, 2 बार अली आ रहा है, कैन अ गोइंग कंसर्न इशू बी अ कैम? नहीं, एक मिनट, नहीं एक मिनट ना, आप फिर भूल गए, जब मटेरियल अनसर्टेनिटी थी और फिर नहीं निकली, हमने उस पर बहुत काम किया था, मोस्ट सिग्निफिकेंट था, तो गोइंग कंसर्न इशू कैन बी अ कैम, पर गोइंग कंसर्न इशू दैट हैज बीन रिजॉल्व्ड, मटेरियल अनसर्टेनिटी दैट हैज बीन रिजॉल्व्ड, वो यहां पे। तो ये हम बता चुके थे अली भाई। इधर चलें सर, सिग्निफिकेंट इवेंट की भी ड्राफ्टिंग करवा दे, तो भाई ये क्या मतलब, ये कोई मैंने कोई यहां पे फांसी लिखी है, ये क्या है, ये क्या था भाई? मेरे ख्याल से भाई ये सही लगाई है तुमने, खतरनाक वाली। इधर अच्छा, अब इधर सुनिएगा, सानिया ने, हमारी बहन ने एक जवाब लिखा है, वो बहुत कम बोलती हैं बट सही बोलती हैं। इधर प्लीज, सर डू वी मेंशन एनी ऑफ द, यहाँ सवाल है, सर डू वी मेंशन एनी ऑफ द फैक्टर्स लाइक एक्सपर्ट इनपुट और कंसल्टेशन? यस वी कैन, कि हम एक्सपर्ट यूज किए हैं कि इसी वजह से एक कॉम्प्लेक्स एरिया है, तो इस सारी बातें अगर बना पापा, मैं आपको बताऊं, आप लोगों की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है कि आप इतनी चीजें उठा के ला पाओगे। मैंने आपको कहा है आप अपने लेवल पे 3 चीजों पे रखो, रिस्क, एस्टिमेट्स और जजमेंट, और सिग्निफिकेंट इवेंट और या मैक्सिमम मटीरियलिटी, सही है? आगे जाना चाहें तो आप प्लीज लिख के चेक लाजमी करवाएं, ताकि वो वाले मामला थोड़े से सेटल हो जाएं। सही है, बोल सही रही है बिल्कुल, कि भाई वही फैक्टर्स थे ना जिसकी वजह से क्या बनता है वो कैम, उससे बाहर नहीं जाना, उसके पैरामीटर में घूम रहे हो तो बिल्कुल सेफ हो, वहीं से उठा के आपने लिंक कर देना है। एग्रीड है भाई? चलें, अच्छा अब 2-3 सवालात और। प्लीज चेक एज मर्जर ऑफ कंपनी इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स एंड हाई जजमेंट्स। यार अभी लिखा हुआ है, फिर क्यों लिखा हुआ है भाई? बोल रहा हूं ये है सिग्निफिकेंट इवेंट है, और मैंने बोला सिग्निफिकेंट रिस्क है ट्रांसफर ऑफ डेटा में, तो भाई बात खत्म हो गई यार। इधर चलें जी। अच्छा भाई, आप शर्ट के कपड़े कहां से लेते हैं भाई? अल्लाह को मान यार। देखो, इट्स नॉट अबाउट द क्लोथिंग, इज अबाउट द पर्सन। इधर प्लीज भाई, सीधी सी बात है तो है। चलें, खैर, पर ये खैर है भाई, हम जरा ये करते हैं कि जब थोड़ा सा कमाने लगे तो अच्छी ड्रेसिंग भी कर ली, पर जब नहीं कमाते तब भी अच्छी ड्रेसिंग करते थे। पहले लाइट हाउस से खरीदते थे, अब सदर पे आ गए, सही है ना? यही है जन्म मार्केट। चलें, अच्छा वो बोल रहा है अल्लाह करे मेरे को भी ऐसी जन्म मार्केट मिल जाए। इधर चलें क्या, एनीवेज ये इस पे बात करेंगे अभी। अच्छा चलें प्लीज सर, मर्जर में वैल्यूएशन ऑफ पीपी पर कैम आ सकता है? यानी इस सवाल में हम कह रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ पीपी पे बिल्कुल आ सकता है, पर आपने
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिचुएशन को ऐसे डाइवर्ट करूं कि आप जब मर्जर कर रहे थे तो आपने एसेट्स की वैल्यूएशन कराई और बहुत कॉम्प्लेक्स वैल्यूएशंस थी, मल्टीपल एसेट्स की वैल्यूएशन थी, आपका बहुत टाइम लगा, एक्सपर्ट भी इन्वॉल्व हुआ, अब कैम आ सकता है। पर अब आपकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज होगी, सिंस इट इन्वॉल्व्स, अब बोलोगे हाई एस्टिमेशंस एंड जजमेंट्स इन वैल्यूएशन ऑफ पीपी, दैट्स व्हाई वी कंसीडर दिस मैटर टू बी अ यस। और तो ये आपने ऑल टुगेदर अपनी जो टोन है वो थोड़ी सी स्विच कर दी और फिर बता दिया इस वजह से कैम है। तो डिपेंडिंग अपॉन मैं आपको कह रहा हूं कि हालात देखो, यहां पे रिस्क मेरा डेटा ट्रांसफर का था, तो मैंने कैम किस पे बनाया, वैल्यूएशन पे होता तो वैल्यूएशन पे बता देता। मैं कह रहा हूं कि मैं आपको बाउंड नहीं करता सोचने पे, आप सोचें, पर देखें कि सवाल में क्या है। सवाल में अगर कैम सिग्निफिकेंट इवेंट की वजह से हो रहा है, सिग्निफिकेंट रिस्क की वजह से हो रहा है, तो ये मत करना कि एस्टिमेट्स पे लिख दो, अगर फिट हो रहा है तो लिखना, अदरवाइज नहीं लिखना। सही है, चलें। नहीं तो वही तो बोल रहा हूं, मैंने तो ऊपर तक तो वही बात बोली, एज डिस्क्लोज इन ये वो मर्जर है, और मर्जर के बाद आप बोलोगे कि सिंस द मर्जर इन्वॉल्व्स द वैल्यूएशन ऑफ मल्टीपल एसेट्स व्हिच रिक्वायर्स hiring experts and involvement of high estimates and judgments in valuation of PP, we consider this matter। मेरे ख्याल से तुम चुटकी बना लो, ऊपर का अलग नीचे का अलग, खाली बीच में फिट कर देना। We determine this matter to be a key audit matter, we determine this matter to be a, ऊपर सोच लो क्या डालना है। सही है, एज डिस्क्लोज तक 3 हो गई, अब बीच में चिपका देना। भाई ऐसे नहीं करो, हाँ दो अलग अलग हैं, दो अलग अलग हैं, एक वैल्यूएशन पे अलग है और डेटा ट्रांसफर पे अलग है। चलें, तो भाई प्लीज, अब देखो ये कह रहा है हाँ ये बना के लिख देते, बीच में चीप देंगे इधर, ऐसा नहीं। पहले बताओ आइडिया समझ आ रहा है। देखो मैं बिलावज आपको मैं पेज पे लिख के दे दूं, एक बच्चा उस दिन ग्रुप पे पूछ भी रहा था कि सर कोई ऐसी समरी होती है कि जिसमें सब आ जाए। भाई मैंने कहा ऐसी समरी नहीं होती, निकल यहाँ से, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो अगेन पेपर में ना जो आ चुका है वो रिपीट तो नहीं होना, एग्रीड है। तो आपने नया सोचने का पैटर्न रखना। तो मैंने आपको यहाँ पे सोचने का सलीका दिया है, हम ऐसे सीए फाइनल के सवाल कर लेंगे जिसके अंदर उसने कैम लिखवाए, तो आपका हाथ ऑलरेडी सेट हो जाएगा। फिर मैं एक काम ये करूंगा, अगर तुम कहो, मैं ईवाई की जो कैम की गाइडलाइंस हैं उसमें उसने बेंचमार्क कैम लिख के दिए हुए, तो मैं एक काम करूंगा कि उसको कैम के आंसर्स को हटा के उसका सवाल बना दूंगा, वो दूंगा, तुम सॉल्व करके उससे मैच करते रहो, एग्रीड। तो इस पे कैम पे हाथ सेट हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास कैफ में उसके सवालात नहीं है। हाँ मैक्सिमम ये है कि सिचुएशन में कैम जाता है या नहीं जाता, बस ये बताते हो। क्योंकि तुमने याद है एक सवाल किया था मेरे से जिसमें ये था कि सिग्निफिकेंट ऑर्डर अटेंशन, तो इसमें तुमने कहा था कि उसमें कैम भी जाना है, पर अगेन वो वहां तक महदूद है, वो यहां तक आ सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जरा हम सीख लेते हैं। चलें, हमने कहा चले सर ये भी बात समझ आ गई। अब आगे सुनिएगा प्लीज। वो कहता है आपने बता दिया कैम है क्या, मतलब वो मैटर क्या है कैम वाला, फिर आपने बताया व्हाई इट इज ए कैम, फिर आप बताएंगे हाउ इट इज एड्रेस्ड। हाउ इट इज एड्रेस्ड का मतलब ये कि आपने इस पे काम क्या किया। अच्छा, अब इस पे हम लिख देंगे, अगर मैं यहां पे लिखता हूं हाउ इट इज एड्रेस्ड, यानी आपने इस पे काम किया, क्योंकि वो आप एक जगह बता रहे हो कि आपके लिए ये जो है बहुत ही अहम मैटर है, तो शेयर होल्डर बोलेगा भाई ये भी बता कि तूने क्या किया इस पे। तो स्टैंडर्ड ने खुद कह दिया कि आप बता दो हाउ इट इज एड्रेस्ड। अच्छा, वो कह रहा है कि ये भी बता दो कि भाई हाउ इट इज सही है भाई। अच्छा, हाउ इट इज एड्रेस का मतलब है कि आपने इसके ऊपर प्रोसीजर क्या परफॉर्म किए। अच्छा, ये बात भी आपको पता है कि सर प्रोसीजर्स के लिए अभी हमने प्रोसीजर करना सीखे, यानी वेरिफिकेशन हमने नहीं सीखी अभी, तो हमने रिस्क सीखे और बीच का एरिया स्किप करके रिपोर्ट पे आ गए। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि जब मैं प्रोसीजर्स कराऊंगा तो मैं अगेन एंड अगेन बार बार रिपोर्ट का जिक्र करता, तो फिर रिपोर्ट का जिक्र करता, कभी मैं क्वालिफाइड कहता, कभी मैं एडवर्स कहता, कभी मैं की ऑडिट मैटर कहता, तो वो आपको समझ नहीं आता। तो हमने ऑल टुगेदर उसको स्किप करके पहले रिपोर्टिंग समझ ली। अब सीखेंगे बीच में प्रोसीजर्स, जो कि बड़े अहम है क्योंकि हर सवाल हर पेपर में पूरे छुपे हुए होते हैं ये, तो मेन गेम ही प्रोसीजर्स की होती है। अच्छा, अब हाउ इट इज एड्रेस का मतलब है कि भाई इंपेयरमेंट टेस्टिंग है, ऐसा है।
अच्छा, तो इंपेयरमेंट टेस्टिंग के अंदर हम ये कह सकते हैं ना, मैंने सोर्स डेटा को वेरीफाई किया जो हमने लिखे थे, कि मैंने जो है ऑल टुगेदर ये चेक किया कि उसकी ओवरऑल डिमांड कितनी है, क्या अपनी कैपेसिटी से ऊपर गया, या जो आपने असल में ऑडिट में किया होता है वो यहां लिख देते हो, जो आपने काम किया था इस इंपेयरमेंट को चेक करने के लिए। अच्छा, अगर एक्सपर्ट हायर किया होता तो ये भी लिखते कि वी हैव हायर्ड अ एक्सपर्ट टू डिटरमाइन द रीजनेबलनेस ऑफ द कैश फ्लोस। पहले बताओ, बात समझ आ रही है? वी हैव कंसल्टेड आउटसाइड द टीम टू डिटरमाइन द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द अजम्पशंस। तो ये सारी प्रोसीजर जो मैं तुम्हें लिखना सिखाऊंगा वो तुम्हें यहां लिख देने होंगे, तो आपका पूरा कैम हो जाएगा कंप्लीट। अच्छा, बात सिर्फ प्रोसीजर की हद तक रह गई है, बाकी हमें आता है। तो वो तो प्रोसीजर तो चलो एक एरिया है जो हम कवर करेंगे। पहले बताओ, यहां तक बात समझ आती है, क्लैरिटी है? अच्छा, अब जरा हम यहां चलते हैं और ये रीड करते हैं। अच्छा, अब देखो वापस से एन एप्रोप्रिएट सब हेडिंग तक समझ आता है? ये देखो तीसरा, डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच की ऑडिट मैटर एंड रेफरेंस टू द रिलेटेड डिस्क्लोजर इफ एनी। बात समझ आ रही है? अच्छा, डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच की ऑडिट मैटर, यानी वो की ऑडिट मैटर है क्या? जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन की मर्जर हुआ है, जल्दी भाई इंपेयरमेंट हुई है, पहले बताओ बातें समझ आ रही हैं? कि डिस्क्राइब किया मैंने, बेसिक सा ओवरव्यू दिया, पूरी राम कथा यहाँ नहीं शुरू कर देना, बेसिक बेसिक बताओ। इंपेयरमेंट हुई है, मर्जर हुआ है, रिलेटेड पार्टी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है, उसका जिक्र करो और रेफरेंस दे दो जहां पे डिटेलिंग हुई हुई है। आगे देखो, फिर वो बोलता है ये बताओ कि व्हाई द मैटर was considered to be one of the most significant in audit and therefore determined to be a। मैंने आपको ऐसे ही ड्राफ्टिंग सिखाई ना, जिसमें सारे पॉइंट्स क्या हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, हेडिंग। हेडिंग के बाद मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन दे दी कि वो की ऑडिट मैटर है क्या। As disclosed in note XYZ of the financial statement during the year, company has conducted impairment testing. फिर which involves significant estimates and judgment. As a result, we have determined this matter to be a key audit matter. तो वे पूरी की पूरी बातें एड्रेस हो रही हैं उसमें। तो मैंने यही किया कि rather than हम रटा लगाएं, हम उसको एप्लीकेशन बेस्ड मॉडल पे लेके चलते हैं और फिर यहाँ से रीड कर लेंगे। पहले बताओ, अब वो अप्लाई करने के बाद क्या ये समझ आ रहा है, हाँ या नहीं? पक्की बात है। चले, अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होगा मैं तुम्हें सिर्फ सिचुएशन सिखाता हूं कि कैसे वो एक और सवाल पूछ सकता है। उसने कैम लिख के दे दिया, अब वो बोलेगा इस पर तनकीद करो, क्योंकि मैं आपको लिखने का तरीका सिखा रहा हूं, क्योंकि वही पास कराएगा। सुने, फिर रिपीट कर रहा हूं, जो मैं बताता हूं वो प्रूवेबल क्वेश्चंस करके लिख लिया करो अपने पास कि ये पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं। जो अभी मैंने बताया, एक तो ये जो हमने कर लिया कि सिचुएशन दी हुई है, रिपोर्ट पे इंपैक्ट बताओ, तो आप बोलोगे कैम आना चाहिए है, और कैम आना चाहिए, फिर उसके बेसिस बताते हो कि सिग्निफिकेंट ऑडिट अटेंशन रही होगी, रेगुलर इंटरेक्शन रहा होगा, ऐसा ही है, और लिस्टेड कंपनी इसलिए कैम आ जाएगा। एग्रीड? जो हमने सवाल भी किया था। दूसरा, सिचुएशन देगा, बोलेगा कैम लिख के दे दो, जो अभी किया। तीसरा, बोलेगा कैम लिखा हुआ है, गलतियां निकालो। कैम लिखा हुआ है। अच्छा, अब जरा मेरी बात को फोकस होकर सुनना है। कैम लिखा हुआ है, मिस्टेक्स निकालनी है, तो उसमें वो हो सकता है कि उसमें से वो ना डिस्क्रिप्शन गायब कर दे, यानी वो आप बोले इट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स एंड जजमेंट, देयरफॉर वी हैव डिटरमाइंड दिस मैटर टू बी अ, तो आपने डिस्क्रिप्शन नहीं बताई, तो आपने तनकीद करनी होगी। इन दिस की ऑडिट मैटर द ऑडिटर हैज फेल्ड टू डिस्क्राइब, टू गिव द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैटर। यहां से उठाया ना मैंने, डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच की ऑडिट मैटर, दैट मींस कि यू नीड टू गिव द डिस्क्रिप्शन। तो तनकीद ऐसे करना कि जो आयजा से रिलेट कर रही हो, यानी आप उसको बताओ, उसको बोलो कि भाई मुझे पता है इसमें डिस्क्रिप्शन देनी होती है, इसने नहीं दी है। पहले बताओ, बात समझ आती है? अच्छा, अब ये भी पूछ सकता है रीजनिंग मिसिंग है क्या, सही कह रहा है? रीजनिंग क्या है? मिसिंग है। गलत कह रहा है चसियों, वो कह रहा है कि रीजनिंग मिसिंग है। रीजनिंग तो बता रहे हो, वो मैटर ही मिसिंग है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मिसिंग है। ये की ऑडिट मैटर दे किस चीज पे रहे हो? बात समझ आ रही है? अच्छा चलो, ये हो गया। अच्छा, एक ऐसा ही देगा, वो तो बड़ा बेसिक होगा कि हेडिंग गायब कर दे, सब हेडिंग। तो आप बोलोगे कि भाई देयर शुड बी सब हेडिंग्स विच इज ओमिटेड, जो कि होनी
चाहिए। तो वो आपने थोड़ा अवेयर रहना है कि भाई ये मेन बातें हैं। अच्छा, फिर एक और चीज हो ये सकता है कि वो आपको सिचुएशन दे और बोले ये 3 मैटर्स हैं, इनके एफएस में एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स भी अवेलेबल हैं, और उसने डिस्क्लोजर का रेफरेंस नहीं डाला हो, तो फिर आप तनकीद करोगे? क्या बोलोगे? Since the disclosure is available in the FS regarding the matter, appropriate reference has to be made in the key audit matter. तो मैं आपको सोचने का तरीका देता हूं, लिखने के लिए मार्क्स मिलेंगे, सिर्फ आप असेस करो कि उसमें गलतियां क्या हैं। एग्रीड? क्योंकि जब मैं भी रिव्यू कर रहा होता हूं, जब मेरा मैनेजर, मेरा असिस्टेंट मैनेजर रिव्यू कराने आता है बना के कैम, तो उसमें यही गलतियां निकाल रहा होता हूं कि भाई ये रेफरेंस तो कर, रेफरेंस गलत होता है, की ऑडिट मैटर की डिस्क्रिप्शन सही से बयान, कभी यही नहीं होता कि वाई इट इज अ कैम, डिस्क्रिप्शन तो लिख के आ गया और नीचे फंस गया कि भाई ये कैम क्यों है। तो आपको बात समझ आ रही है? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है जब वो अपने पे आए, वो ये कहे, सुनना, वो ये कहे कि भाई ये सब पूरे लवाजमात पूरे कर ले, नोट का रेफरेंस गलत हो, यानी नोट नंबर 28 हो, उसने 29 को रेफर किया हो, ये भी तनकीद है। चलें दूसरी बात करते हैं, वो उसके अंदर कोई सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स और जजमेंट्स नहीं हो, सिग्निफिकेंट रिस्क हो, उसने क्या लिखा हुआ हो, तो आप बोलेंगे कि दिस इज द की ऑडिट मैटर बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंट रिस्क, नॉट बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स। तो ये भी तो पॉइंट ही मिल रहा है ना। तो आपको मैं कह रहा हूं हर पॉसिबल, हर प्रोबेबिलिटी को दिमाग में रखो कि वो पूछ किस तरीके, क्योंकि तुम्हारे लिए ना कोई न्यू चीज नहीं होनी चाहिए। तुम्हें पता हो कि भाई हाँ ये मैंने डिस्कस किया हुआ है, मैं इसको लिख सकता हूँ, एग्रीड? क्योंकि ऑडिट में कोई बाउंड्री नहीं है टू आस्क अ क्वेश्चन, तो वो कुछ भी पूछ सकता है। तो पहले बताओ क्या ये बात समझ आती है? पक्की बात है, ऑनलाइन में तो प्लीज कंफर्मेशन दो, बात समझ आती है? जल्दी से सारे बच्चों। ओके, अब इधर आखिरी में क्या लिखा हुआ है? हाउ इट इज एड्रेस्ड। हाउ इट इज एड्रेस्ड का मतलब क्या है कि आपने क्या प्रोसीजर इस पे परफॉर्म किए इसको केटर करने के लिए। तो पहले बताओ, थोड़ा सा कैम पे ग्रिप आती है कि समझ आ रहा है कि भाई लिखा कैसे जाता है, रिपोर्ट कैसे होता है। तो अब ये EFU जर्नल है, सही है, उसका मैंने थोड़ा सा जूम किया ताकि नजर आ जाए क्योंकि बड़ा लाइट था। अच्छा सुनना, वैल्यूएशन ऑफ क्लेम लायबिलिटीज। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम एक बंदे का होता है, मिलियन ऑफ कस्टमर्स का, तो आई थिंक इट इन्वॉल्व्स अ सिग्निफिकेंट रिस्क एंड it also represents the material portion of the FS. Agreed? इस बात से नहीं मुकरना कि मिलियन ऑफ कस्टमर्स होते हैं, सिग्निफिकेंट रिस्क होता है। आगे सुने, रेफर नोट, रेफर क्यों कर रहा हूं? डिस्क्लोज हुआ है, सही है, रिलेटिंग टू क्लेम लायबिलिटी। द कंपनी क्लेम लायबिलिटीज रिप्रेजेंट 27% ऑफ इट्स टोटल लायबिलिटीज। कम है 27, सॉरी बहुत ज्यादा है। ओके इधर, अच्छा अब इधर, valuation of these claim liabilities involves significant management judgment regarding uncertainty in the estimation of। भाई आज क्लेम आया है, उसने रिपोर्ट किया, कितना खर्चा होगा ये भी एस्टिमेट है। एक बंदे का है, मिलियन कस्टमर्स का है। सर्वेयर जाता है, फॉर एग्जांपल वो बोले भाई एक पानी में शिप डूब गया, नहीं सुने, वाकई ये रियल एग्जांपल है, मैं तो ये करता हूँ ना ऑडिट, ये इंश्योरेंस कंपनीज का। सुनना, मेरा सबसे बड़ा रिस्क ये होता है इंश्योरेंस कंपनी में कि वो एक न्यूज आई 28 दिसंबर को, 31 दिसंबर ईयर एंड है, शिप डूब गया या शिप डैमेज हो गया। अच्छा, अब जो इंश्योरेंस कंपनी है पूरे पैसे तो नहीं देगी ना, पहले देखेगी कि लॉस कितना हुआ है। तो आज तो मैं पानी में डुबकी लगा के देखने से रहा कि कितना लॉस हुआ है। पहले वो शिप निकाला जाएगा, फिर उसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह बिकेंगे, फिर वो लॉस की वैल्यूएशन होगी। भाई मेरे ख्याल से ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है यार, ये तो एक इवेंट है। अभी जैसे यहाँ पे चेज में ये आग लगी थी, कहाँ पे, ये चेज में, अच्छा जेल चौरंगी वाले पे। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, जब यहाँ पे आग लगी तो EFU जर्नल का वो कस्टमर था, मैं ऑडिट कर रहा था उस वक्त। अच्छा तो मुझे पता लगा था ये कस्टमर है, मुझे एनवायरनमेंट से खबर आई कि ये हुआ है। अच्छा मेरा सारे फोकस एक जगह, इस क्लेम का फोकस एक जगह, रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी। अंडर स्टेटमेंट क्यों कह रहा हूं? उसने हो सकता है उसने प्रोविजन बुक, अच्छा वो ये कहे भाई जब आएगा तब करूंगा ना, नहीं 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 नहीं, इवेंट हो चुका है, आप करें बुक। तो यही तो बोलता हूँ, अवेयर रहो, एनवायरमेंटल से भी कोई चीजें पता लग रही होती हैं। चलें खैर, मुझे पता लगा
मैंने उसको कहा भाई तुमने इस पे प्रोविजन क्या बुक किया है, तो उसने मुझे कहा कि भाई 300 मिलियन का। मैंने कहा इसकी बेसिस क्या है? 300 मिलियन। मैंने कहा इसकी बेसिस क्या है? इसमें लगा ऐसी रफ एस्टीमेट। मैंने कहा भाई क्या दिमाग खराब हो गया है? मैंने बोला ये बताओ कि उसने कितने की मालियत का तुमसे इंश्योरेंस करवाया हुआ था? उसने बोला उसने 2 बिलियन तक का इंश्योरेंस करा, 2 बिलियन। अच्छा, तो मैंने कहा तुम्हें क्या लगता है कि कितना डैमेज हुआ है अभी? उसने बोला यार अभी इनिशियल असेसमेंट्स तो ये कह रही है 900 मिलियन। तो मैंने कहा 300 मिलियन का क्यों किया प्रोविजन? अंडरस्टेड हुआ है ना, तो हम तो पहुंच गए डायरेक्ट। अच्छा अब खैर, मैंने 900 मिलियन का प्रोविजन करवाया ना, तो मेरे बॉस ने मुझे कहा अगर देखो ये भी रीजनेबल होना चाहिए, तो आप पहले जायजा लो कि उनसे ये पूछो। अच्छा फिर मैंने क्या किया, मैंने इसका एक ऑडिट प्रोसीजर बनाया, सुनना क्या था, वो भी बड़ा अमेजिंग था। मैंने बोला कि सर हम एक काम करते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स तो है ना चेस के पास। मैंने कहा एक काम करते हैं, मैं चेस को डायरेक्ट कंफर्मेशन भेजता हूँ, मैं कहता हूँ जिस दिन आग लगी उस दिन रात को कितना स्टॉक मौजूद था उसकी रिपोर्ट दे दो। नहीं यही बात समझ? अब देखो ये आपका टारगेटेड भाई का प्रोसीजर है। अच्छा आप सुनो, अब मसला था क्लेम का। अच्छा अब मैं 900 मिलियन से ज़्यादा 1.5 बिलियन का क्लेम बुक करूंगा तो प्रॉफिट तो गया? बिल्कुल जाना चाहिए। हम बैठे में इधर सुनो, कहने का मतलब ये है मैंने कंफर्मेशन भेजी, उसने मुझे एग्जैक्ट बता दिया कि उस दिन की रिपोर्ट ये थी स्टैम्प के साथ। अच्छा अब मैंने बोला भाई कितना प्रोविजन बुक किया? बोला 900 मिलियन का। मैंने कहा वो तो 1.5 बिलियन कह रहा है। तो बोल रहा है कि यार ये तो वेरीफाई होगा ना। मैंने कहा सही है वेरीफाई होगा, पर एक थर्ड पार्टी जिसने क्लेम लॉन्च किया है उसने तेरे डिपार्टमेंट को, जो क्लेम डिपार्टमेंट है उसके पास भी यही रिपोर्ट आएगी। तो बोला ये कैसे तुमने? मैंने कहा जब मैंने तुम्हारे कंट्रोल्स का अंडरस्टैंडिंग ली थी ना, तो उसमें ये लिखा हुआ था उस प्रोसेस के अंदर कि क्लेम का जो डिपार्टमेंट है क्लेम एक्सेप्ट करने से पहले चीज़ें देखता है कि नुकसान कितना हुआ, तो पहले वो डॉक्यूमेंट जमा कराता है पूरे। तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर उसने रिपोर्ट जमा कराई होगी जिस रिपोर्ट के तहत उसने पूरी वैल्यूएशन जमा कराई। अच्छा मैं गया, वाकई उसने वही रिपोर्ट दी हुई थी जो मेरे पास डायरेक्ट आई थी। क्या मेरा शक यकीन में बदल गया? मैंने कहा बेटा 1.5 बिलियन का प्रोविजन करो। 300 से किस पे आ गए? 1.5 बिलियन पे। अच्छा जरा बात समझें, जब 1.5 बिलियन पे आएगा उसका प्रॉफिट तो इरोड हो गया, सही है, सीधी सी बात है, होना भी, क्योंकि एक ऐसा इवेंट था जो उसके कंट्रोल में नहीं था। पर अगेन जब ये प्रोसीजर परफॉर्म किया मैंने, तो उससे मुझे एक कंफर्मिटी मिल गई कि एक्चुअल लॉस है कितना। पर मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये वन ऑफ क्लेम था। ऐसे कितने ही कस्टमर्स होंगे, तो क्या हर एक कस्टमर की क्लेम की वैल्यूएशन इज अ इजी थिंग और कॉम्प्लेक्स थिंग? इट इन्वॉल्व्स लोअर एस्टिमेट्स और हायर एस्टिमेट। पहले बताओ कहानी समझ आती है? अब इसको जरा रीड करते हैं पूरी कहानी सुनने के बाद। कहानी मजे की होती है तो ये समझ आता है। द कंपनीज क्लेम लायबिलिटी रिप्रेजेंट 27%. Valuation of these claim liability involves significant management judgment regarding uncertainty in the estimation. Uncertainty है ना यार, कि हो सकता है जब एस्टिमेट गलत हो जाए। आगे, क्लेम लायबिलिटीज आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन इंटीमेशन ऑफ द इंश्योर्ड इवेंट। जब इवेंट हो जाए और इंटीमेशन आ जाए। एग्रीड? द कंपनी मेंटेन प्रोविजन फॉर क्लेम्स इंकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड। बोला हम ऐसे भी क्लेम्स को रिपोर्ट, मतलब उसका प्रोविजन बुक करते हैं जो इंकर हो गए बट रिपोर्ट जो मुझे कहीं और से पता लगते हैं। वैसे ही आगे, द एक्चुअल वैल्यूएशन प्रोसेस इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट जजमेंट्स एंड द यूज ऑफ। भाई हम एक्चुअली को अपॉइंट करते हैं और एक्चुअली को ये बोलते हैं कि भाई तू ये बता। अच्छा एक मजे की चीज बताता हूँ, हाई लेवल, क्योंकि है तो ये सीए फाइनल की, पर तुम अगर यहां तक भी लिख दो ना कि इट इन्वॉल्व्स हाई एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स, तो तुम्हारी काम खत्म हो जाता है। आईबीएनआर क्या होता है? आईबीएनआर इंकर्ड बट, मैं एक्चुअली को हायर करता हूं, ये सुनना सिर्फ तुम्हारी नॉलेज के लिए, सिर्फ तुम्हारी नॉलेज के लिए। एक्चुअल साइंसेस जिसने की हुई होती है, जिसको ये पता होता है कि इवेंट्स प्रेडिक्ट कर रहा होता है, वो कैसे अभी बताता हूं, वही कहानी है। प्लीज सुनना, प्लीज सुनना, प्लीज सुनना, प्लीज सुनना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, प्लीज सुनना, ये तुम लोगों की नॉलेज के लिए इधर। अच्छा हुआ ये कि हमारा ईयर एंड 31/2023, यानी जब मैंने ऑडिट किया था। प्लीज सुनिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये आ गया मेरा ईयर एंड। अच्छा कुछ क्लेम्स यहां पे यहां तक रिपोर्ट हो गए होंगे, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड क्लेम्स। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड क्लेम। अच्छा मुझे एक्चुअल साइंसेस का थोड़ा इसलिए पता है क्योंकि मुझे थोड़ा मैथ्स में मजा आता था, और मैं जब अंडरस्टैंडिंग ले रहा था तो मैंने कहा था यार जब, क्योंकि आगे एक्सपर्ट का चैप्टर कराऊंगा ना, तो पूरी कहानियां लिंक होंगी वहां पे, तो इसको जरा फोकस होकर सुनना। वहां पे पूछ के जलील भी करूंगा अगर नहीं बताया। इधर रिपोर्टेड,
रिपोर्टेड क्लेम का मतलब है जो क्लेम रिपोर्ट हो चुके हैं। अच्छा, इंश्योरेंस के रूल्स और IFRS 17 जो CA फाइनल में भी अभी तक नहीं आया, पाकिस्तान में भी अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि मैं क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज ऑडिट करता हूं दुबई की, तो मुझे IFRS 17 का पता है, बेसिक IFRS भी पता है और IFRS 17 का भी पता है। तो सुनना वो क्या कहता है। वो कहता यह है, प्लीज सुनना, वो कहता यह है कि भाई ऐसे ऐसे क्लेम्स जो इंकर हो गए बट रिपोर्ट नहीं हुए, इंकर हो गए बट रिपोर्ट, उनका भी प्रोविजन बुक करो। पहला सवाल तो ये, क्लेम जो इंकर और रिपोर्ट, उनका भी प्रोविजन बुक करो। अबे मैंने कहा भाई ये मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन कहां मारा, कौन कहां ठुका है और मैं प्रोविजन बुक कर लूं? ऐसा ही है, पक्की बात है? नहीं, अब उसके पीछे पूरी साइंस है, वो मैं तुम्हें बताता हूं, सुनना, क्योंकि मैंने वो बैठ के कोई सिर्फ और सिर्फ 15-20 दिन यही सीखा है। इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट करने से पहले यू नो कि भाई नीड टू गेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी इंक्लूडिंग इट्स ऑपरेशंस। तो पहले समझना था, ऑडिट तो वरना कर ही नहीं सकता मैं। आगे सुने, मैंने कहा यार ये तो बात समझ आ गई, जो क्लेम रिपोर्ट हो गए उसकी एस्टिमेशन भी मुसीबत है। भाई जो क्लेम रिपोर्ट हो गया वो भी तो मुसीबत है ना, कि सही है या एस्टिमेट से इन्वॉल्व। अच्छा, फिर मैंने कहा ये तो उसके ऊपर की भी बला है कि जो इंकर हो चुका है जो मुझे पता ही नहीं है, वो कैसे निकालूंगा, जरा उसकी साइंस देखते हैं। अच्छा, एक्चुअरियल साइंसेस के लिए ना एक मेथड बनाया गया जिसका नाम था चेन लैडर मेथड। मैं तुम्हें वाकई ये सिखाता हूं, ये बड़ी मजे की चीज है, देखना। इसमें कहा यह गया, प्लीज सुनना, इसमें कहा यह गया कि अज्यूम करो आप 2020, 2021, 2022 और 2023 ये साल हैं, ये ईयर्स हैं। अच्छा, अब मैंने कहा कि जब आप 2020 में थे तो ऐसा हो सकता है कि 2020 में कुछ क्लेम हुए हो चुका हो इवेंट, और उन्होंने रिपोर्ट किया हो 2021 में, रिपोर्ट साइन होने के बाद। ऐसे बहुत होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर शिप डूबा, शिपिंग कंपनी की इंश्योरेंस है, वो तो शिप जब तक इंटीमेशन देगी तो पता नहीं रिपोर्ट साइन होकर कब चुकी होगी। एग्रीड? इवेंट हुआ था 2020 में, रिपोर्ट कब हुआ? 21 में। प्लीज सुनिएगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। हमने कहा कि चलें भाई 2020 का 21 में 50 मिलियन के क्लेम लॉन्च हुए, 2020 के 22 में 25 मिलियन के क्लेम लॉन्च हुए, 20 के ही, ये बोल रहा हूं चलता जा रहा है ये, क्योंकि एक एक साल का लैग भी आता है। अच्छा, 2020 के 23 में कोई लॉन्च नहीं हुए। अच्छा, फिर हमने कहा यही हिसाब किताब किसका करेंगे? 21 का। ऐसा ही है। अच्छा, आप प्लीज बात समझिएगा फोकस के साथ। हमने कहा कि यार 2021 का 20 में तो रिपोर्ट नहीं हो सकता, तो ये तो जीरो। अच्छा, 21 का 21 में तो रिपोर्ट हो गया, वो तो आ गया, ये कहां जाएगा? 22 में। अच्छा, अब जरा बात समझिएगा, ये आएगा 22 और 23 में। हमने कहा कि यहां पे भाई 100 मिलियन और यहां पे आ गया 200 मिलियन। अच्छा, अब ये वो क्लेम्स हैं जो पर्टेन तो रेलेवेंट साल से करते हैं। अच्छा, पहले बताओ बिफोर आई गो आगे कि क्या यहां तक कहानी समझ आ रही है? इवेंट है उस साल का जिस साल तुम ऑडिट कर रहे हो, और रिपोर्ट कब हो रहे हैं? ओ भाई, मैनेजमेंट की भी गलती नहीं है, अल्लाह की कसम, उसको पता ही नहीं है। इसीलिए हम लाते हैं एक्चुअली बाबू को। एक्चुअली बाबू कौन है? एक्सपर्ट। वो एक्सपर्ट है वैल्यूएशन में। अच्छा, उसको क्या कहा गया कि भाई तुम अपने मॉडल्स लगाओ, जैसे ये चेन लैडर मेथड है। अच्छा, इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि हम जैसे ये 2021 का 50 मिलियन का सम है ना, इसका 125 मिलियन का सम है, इसका मैं एक रेशियो बनाता हूं। रेशियो क्या बनाता हूं? अब जरा ये टेक्निकल बात करूंगा, प्लीज सुनना। अब मैं हूं 2023 में, प्लीज सुनिएगा बच्चों, मैं हूं 2023 में। अब यहां से देखो क्या सीन चलता है। जब मैं 2023 में बैठा हुआ हूं ना, तो मैं ये करूंगा कि 2021 में जो 2020 के क्लेम आए, मैं पता है क्या करूंगा? एक्चुअल जो क्लेम्स थे 2020 के, उसको डिनोमिनेटर में रखूंगा, और जो आगे रिपोर्ट हुआ है उसको न्यूमरेटर में रखूंगा। एक परसेंटेज आ जाएगी।
ये वो परसेंटेज है जो मुझे बता रही है कितने परसेंट ऐसे क्लेम है मेरी लायबिलिटी के जो आगे रिपोर्ट होते हैं। बात समझो, मतलब है कॉम्प्लेक्स मुझे पता है, तो मैं तुम्हें उस घोल के पिला रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मैं समझते हुए दिमाग की चटनी हो गई थी कि इसमें इतने हजारों क्लेम आते हैं, मिला के जो MIS बनती है, पूरी फाइल बनती है, उसको वेरीफाई करना होता है। मैं तो इस लेवल तक गया हूँ ऑडिटिंग में। सुनना, आगे सुनो प्लीज 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 फोकस के साथ। पहले बताओ ये परसेंटेज समझ आ रही है? ये परसेंटेज क्या बता रही है, जल्दी बताओ। इतने परसेंट ऐसे क्लेम थे 2020 के जो कि 21 में रिपोर्ट हुए। एग्रीड? पक्की बात है। अच्छा, मुझे लगता है कि मैं ये वाले 125 हैं, अब मैं इस साल की लायबिलिटीज के रिपोर्टेड से डिवाइड कर दूंगा। ऐसे इतने क्लेम हैं जो पिछले साल के बजाय अगले साल में रिपोर्ट हुए। ऐसे करते करते एक लैडर बनता रहेगा। लैडर बन रहा है ना, तभी इसका नाम क्या है, चेन लैडर। यानी एक एक साल आगे जाओगे पिछले साल से रिपोर्ट करोगे, एक एक साल आगे जाओगे पिछले साल से डिवाइड करोगे। तू भंगी इधर देख ले, इधर जल्दी प्लीज फोकस के साथ। अच्छा, ये आपको मिल जाएगी एक परसेंटेज ऑफ वो क्लेम्स जो इनकर तो हो गए बट रिपोर्ट नहीं हुए। अच्छा, पहले बताओ एक बेसिक परसेंटेज का फिनोमेना समझ आ रहा है? यानी फॉर एग्जांपल मैं 2022 में खड़ा हूं, सही है, तो मुझे बताओ 2021 में तो मुझे नहीं पता था कि ये क्लेम है, रिपोर्ट कब हुआ? 22 में। तो मैं क्या करूंगा, ये 22 में जो क्लेम रिपोर्ट हुए सब्सिक्वेंटली उसको पिछले साल की क्लेम लायबिलिटी से डिवाइड करूंगा, मुझे पता लग जाएगा ऐसे कितने परसेंट यूजुअली क्लेम्स होते हैं मेरी टोटल लायबिलिटी के जो कि आगे जाके रिपोर्ट होते हैं, जो कि उस रेलेवेंट साल में रिकॉर्ड होने से रह जाते हैं। पहले बताओ कहानी समझ आ रही है? अच्छा, अब ये सारे कार्रवाई मैं 2023 में कर रहा हूं। 2023 अभी क्लोज नहीं हुआ, लेट मी कंप्लीट। 2023 अभी क्लोज नहीं हुआ। अच्छा, जब 2023 में बैठा हुआ हूं मैं, तो ऐसा कोई क्लेम है जो पिछले साल का है? यस। अच्छा, मैं उस 200 को पिछले साल वाले एक्चुअल से डिवाइड करूंगा। किससे डिवाइड करूंगा? क्योंकि एक्चुअल जो होता जा रहा है। अच्छा, और फिर मैं एक लैडर बनाता जा रहा हूं कि एक सीढ़ी बनती जा रही है कि यार इतने परसेंट क्लेम उस लायबिलिटी के नहीं रिपोर्ट हुए थे, होने चाहिए थे, इतने परसेंट क्लेम थे नहीं रिपोर्ट हुए थे जो कि होने, एक चेन बनती जा रही है। अच्छा, मैं क्या करता हूं, इन सारी चेन का लेता हूं एवरेज 2023 में। कहां बैठ के? आई थिंक दिस इज अ वेरी इजी कैलकुलेशन या वेरी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। मजा तो अभी आएगा जब मैं अभी आगे बताऊंगा। सुनना, पहले बताओ ये एवरेजिंग समझ आई? पक्की बात है। अच्छा, मैं बता भाई, आपने क्या किया, आगे जो क्लेम रिपोर्ट हो रहे हैं जो रेलेवेंट ईयर में नहीं हुए थे, आगे वाले क्लेम उठाओ, पीछे वाले एक्चुअल से डिवाइड करा दो, तो आपको पता लग जाएगा उस लायबिलिटी का जो एक्चुअल लायबिलिटी है उसका इतना परसेंट रिपोर्ट होने से रह गया था। पहले बताओ किस तरह, यहां तक बात क्लियर है? पक्की बात है, इतना होने से रह गया था। पहले एक मिनट पहले कंप्लीट कर लो, फिर जितने सवाल आते हैं, देखो पहले तो ये एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, सही है, तो बिल्कुल नहीं, पर मैं ये दिमाग में फिक्स करके रहूंगा सिर्फ एस्टिमेशन का समझाने के लिए कि कितनी अनसर्टेनिटी है। वो जो मैंने लिखा है, मैं अपने वर्ड्स को जस्टिफाई कर रहा हूं जो रिपोर्ट में लिखे हुए। प्लीज फोकस के साथ, अभी इधर उधर नहीं होना, खाली यहां तक। पहले बताओ इतनी बात क्लियर है जितनी बताई है, आगे इफ एंड बट सब लाता हूं मैं जल्दी। ऑनलाइन में तो प्लीज बताओ ये बात क्लियर है यहां तक की, चेन लैडर की, जल्दी। अच्छा, अब एक परसेंटेज बनती गई, ये परसेंटेज मुझे ये बता रही है रेलेवेंट सालों का इतना परसेंट क्लेम रिपोर्ट होने से, तो यार ये तो मैचिंग कॉन्सेप्ट खराब हो गया। किसी साल का एक्सपेंस किसी साल में बुक हो रहा है, इसीलिए तो एक्चुअली को बुलाते हैं, एक्सपर्ट को लगाते हैं, बोलते हैं भाई तू एक्सपेंस निकाल के दे जो कि तुझे लगता है कि एंटिसिपेटेडली बुक होना, पर एक्चुअली अंदाजा, एंड बहुत छोटा अंदाजा है, हाई लेवल एस्टिमेट। वेरी गुड यार। चलो पहले बताओ, ये तो बात समझ आ रही है कि एक्चुअली का अमल दखल समझ आ गया कि एक्चुअली जो मैं बुला रहा हूं वो सिर्फ इसलिए बुला रहा हूं कि रेलेवेंट साल का एक्सपेंस रेलेवेंट साल में बुक, वरना पता है क्या होता, क्लेम इस साल का होता, बुक क्लेम इस, तो मेरी जो परफॉर्मेंस है ना कंपनी की वो डिस्टॉर्ट होती। अच्छा, अब यही जो फॉर एग्जांपल अज्यूम करो अंदाजे से एक्चुअली ने बुक करा, अच्छा वो एक्चुअली इतना एक्यूरेट बताता है तुम्हारी सोच है। अब जब उसने एक अमाउंट बताया कि 400 मिलियन का प्रोविजन बन रहा है एडिशनल, वो क्या करेगा, इस एवरेज को करंट ईयर की रिपोर्टेड लायबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देगा ना। एक एवरेज निकाल ली,
23 में बैठा हुआ हूं, 23 की एक्चुअल लायबिलिटी पता है या नहीं पता? पता है, 23 की एक्चुअल पता है ना। और आपने ये एस्टिमेशन पूरे पिछले सालों की हुई है, पिछले 5 सालों की, पिछले उसका एवरेज लेके करंट ईयर की लायबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको पता लग जाएगा ऑन एवरेज इतना एक्सपेंस और बुक करना है इस साल हिस्टोरिकल बेसिस के ऊपर, जो कि आगे रिपोर्ट हो सकता है, जो कि इंकर हो चुका हो, इंकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड। IBNR का मतलब समझ आया? चलें जी, ये अल्लाह का शुक्र है, ये भेजे में बैठ गया, इंकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड। अच्छा, ये तो तुम्हें बता दिया एक सिंप्लीफाइड वर्जन। एक्चुअली पता है क्या करता है उसके पास ना, अब सुनो, पहले बताओ परसेंटेजेस, बात समझ आती है? ये परसेंटेज तो मैंने तुम्हें आसानी के लिए बताई कि ये परसेंटेज चिपका दी जाती है, ऐसा नहीं है। सुनो, होता क्या है, खींचता है यार, कोई भी हो यार, मतलब क्या है ये, इधर आ जाए, इधर देख वापस, कोई भी झांक के जा रहा है यार इधर, प्लीज भाई, मतलब घर में लौंडे बैठे हुए हमारे इधर, प्लीज प्लीज फोकस इधर जल्दी। अभी देखो मेन चीज है जो गेम यहां से शुरू होगी। अच्छा, फिर एक्चुअली क्या करता है, जब ये परसेंटेज निकाल ली ना तो इतना आसान नहीं था। परसेंटेज जब निकाली है तो कहने का मतलब ये तो हिस्टोरिकल बेस है, इवेंट तो होगा, रिपोर्ट आगे। आप भाई आ रहा ना, एक मिनट को सबर करो इधर। अच्छा, एक्चुअली के पास ना पूरी इंडस्ट्री का डेटा होता है, जैसे कि उसके पास जो है पूरे पाकिस्तान के एक्सीडेंटल रेट्स होते हैं, एक्सीडेंटल। अब सुनिएगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखो प्लीज यार, प्लीज 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 फोकस के साथ, ये तुम लोगों के लिए बता रहा हूँ, इसमें मेरा कुछ भी नहीं जाता, मैं सिंपल बता के क्लोज कर देता। सिर्फ तुम्हें वो सिखा रहा हूँ कि एक्सपर्ट के चैप्टर में काम आएगा। ये पूरी कहानी पहले से बताई हुई होगी, खाली आगे समझा के निकल जाऊंगा। सुन लो इधर एक बात प्लीज। अच्छा, पहले बताओ, रेट जो निकाला वो समझ आ रहा है कि एक चेन बना के मैंने एक रेट निकाल लिया, जो कि मुझे लगता है, मुझे पता है कि इतना परसेंट क्लेम आगे आएगा जो कि इंकर हो चुका है, तो इसका प्रोविजन यही बुक कर लो। पर वो मुझे कहता है एक्चुअली, जब मैं एक्चुअली समझ रहा था, मतलब एक्चुअली ने बोला, बस खाली उसने माफी मांग ली थी कि भाई निकल यहां से अब, क्योंकि मुझे समझना था वरना ऑडिट कैसे करता है यार अंडरस्टैंडिंग के बगैर। तो एक्चुअली को मैंने कहा यार जानी एक बात बताओ, और सवालात देखो मेरे उस वक्त बिल्कुल बिल्कुल चाइल्डिश सवालात, तो बल्कि टारगेटेड सवालात, क्योंकि जब मुझे अंडरस्टैंडिंग थी टारगेट, मैंने कहा यार आप ये जो रेट निकाल रहे हो, क्या ये रेट मोटर बिजनेस के अलग निकालोगे? बोल रहा है मोटर बिजनेस। मैंने कहा हाँ, आप तो व्हीकल इंश्योरेंस तो अलग होती है। बोलता है हाँ अलग निकालूंगा। अब देखो बातों के जवाब कैसे मिल रहे हैं। मैंने कहा क्या बिल्डिंग इंश्योरेंस के अलग निकालोगे, हाँ या नहीं? और मैंने कहा क्या मरीन इंश्योरेंस की अलग निकालोगे? उसने बोला यस। अच्छा, अब मरीन मतलब के जो पानी, शिप्स वगैरह के, सही है। इधर अब सुनना, मैंने कहा वो ये जो परसेंटेजेस निकाल रहा है ना, वो हर एक बिजनेस सेगमेंट की अलग निकाल रहा है, क्योंकि ये बड़ा इनजस्टिस है कि आप सबका रेट सबके चिपका दो। पहले बताओ बात समझ आ रही है? अच्छा, अब पहले बताओ यहां तक क्लैरिटी है, हाँ या नहीं? ऑनलाइन प्लीज बताओ यहां तक क्लैरिटी है? अलग अलग बिजनेस के अलग अलग रेट्स हैं। मैंने कहा एक्चुअली भाई ये बताओ, हिस्ट्री में जो हुआ तो हुआ, वो रिपीट नहीं हो सकता। वो बोल रहा है मेरे लिए एक बेंचमार्क है हिस्ट्री, मेरे लिए कि ये हिस्टोरिकली हुआ है और रिपीट भी होता है, तभी मैंने सारे इवेंट्स की एवरेज ली है, सारे इवेंट्स की। मैंने कहा अब इसके अंदर मैं एक चीज इनकॉर्पोरेट करूंगा, वो क्या है जरा उस पर बात कर लेते हैं। उसने कहा मेरे पास जो है पिछले साल के वर्सेस इस साल के एक्सीडेंटल रेट्स हैं, एक्सीडेंटल। अच्छा, जो एक्सीडेंटल रेट्स हैं मेरे, प्लीज सुनिएगा ये बड़ी अहम बात है, अगर मेरे एक्सीडेंटल रेट्स फॉर एग्जांपल 5% से इंक्रीज हुए हैं पिछले साल के मुकाबले में, तो जो मैंने चेन लैडर में एक रेट निकाला होगा इंकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड का, किसका? उसके अंदर 5% चिपका के मैं प्रोविजन बना दूंगा, क्योंकि मेरे एक्सीडेंटल रेट्स जो पीछे थे वो पीछे साल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये इस साल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बताओ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच आ गई, ये करता है एक्चुअली। अब इस डेटा को हमें बीइंग एन ऑडिटर वेरीफाई करना होता है। तो आप जरा मुझे बताएं कि जब बीइंग एन ऑडिटर आप लोगों को इसको वेरीफाई करना होता है, इट इज रिक्वायरिंग अ स्लाइडर टाइम, सो मच टाइम। अच्छा, लो एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स, हाई एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स,
ऐसा है, और एस्टिमेट्स और जजमेंट्स तो हर जगह ही इन्वॉल्व हैं। अच्छा, अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या एक्चुअली ने चेन लैडर से, प्लीज मैं तुमसे पूछता हूं, क्या एक्चुअली ने चेन लैडर से बिल्डिंग के क्लेम्स निकाले होंगे, बिल्डिंग पे कि प्रॉपर्टी डैमेज हुई होगी और 2022 की 23 में, 21 की 22 में, 20 की 21 में ऐसे बनाया होगा और उसका एवरेज किया होगा? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, वो हिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच कैसे डालूं? अब वो देखेगा पूरे पाकिस्तान के अंदर, उनके पास डेटा होता है, उनका पोर्टल होता है पूरे पाकिस्तान के अंदर, जो कोई अगर कोई नेचुरल क्लैमिटी आई है, कोई सैलाब आया है, कहां पे, वो सारी चीजें वो इनकॉर्पोरेट करता है। एक बस तो 2 मिनट, वो सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करता है। और सुनना, वो सारी चीजें, अबे इनको नहीं खींचना था भाई, अच्छा मतलब बड़े है ना, इसलिए सुनो इधर। अच्छा प्लीज यार जानी, इधर देखो, अभी देखो, फोकस मुद्दे से नहीं हटना भाईजान, इधर जानी यार, तू भाई गोद में बैठ गया उसकी, 1 मिनट रुक जा प्लीज जानी, देखो बात खत्म करनी है ना, इधर। अच्छा, अब पता है एक्चुअली क्या करता है, एक्चुअल साइंसेज है ना, ये पूरी साइंस है, उनका काम ही यही होता है। उनका काम ये है कि ऑल टुगेदर जितने भी जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, जहां वो हुआ है, वो एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ लॉस निकालते हैं कि इतने % डैमेजेस और हुए हैं। तो मुझे बताओ, क्या मैं पिछले साल के चेन लैडर में उस परसेंटेज को डालूंगा और करंट ईयर की जो मेरी ऑब्लिगेशन है उस पर मल्टीप्लाई कर दूंगा रिपोर्टेड पे, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि ऐसे इतने % और क्लेम्स हैं जो कि इंकर हो चुके होंगे बट रिपोर्ट नहीं हुए होंगे। तो पहले अब मुझे बताओ, बिफोर वी क्लोज द क्लास, इधर खाली इसको रीड करते हैं प्लीज यार, सिर्फ तुम मुझे एक अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के श्योरिटी देना प्लीज। इधर हमने कहा यहां पे, द कंपनी मेंटेन्स अ प्रोविजन फॉर क्लेम्स इंकर्ड बट based on the advice of independent actually the actuarial valuation process involve। अब बात समझ आई? तो कहने का मतलब यह है कि मैंने सिर्फ ये पूरी एग्जाम्पल इसलिए बताई थी कि मैं अपनी लिखी हुई अल्फाजों को जस्टिफाई कर सकूं। पहले बताओ, बात समझ आती है, क्लैरिटी है? मिलते हैं अगली क्लास में, की ऑडिट मैटर खत्म। चलें जी, ओके, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।